हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके हमारे यूट्यूब अकाउंट पे उसे देख सकते हैं। ओके, तो कल आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने हिस्ट्री के 3 फेज के बारे में बात किया था, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो इसमें हम लोग मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, यानी मध्य युग के बारे में। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड। देखिए, सैलिएंट विषय होता है मुख्य। हम लोग मध्य काल के कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दीज 1000 years ऑफ द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर ट्रांसफॉर्म्ड एंड इकोनॉमिक इन सेवरल लाइन्स रीच अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बोलने का मतलब है कि मिडिवल पीरियड जो कि हजार साल तक चला था, 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के समय को मिडिवल पीरियड कहा जाता है। उस समय हमारे उपमहाद्वीप में कई सारे बदलाव हुए थे और कुछ ऐसे राज्य थे, कुछ ऐसे शासन थे जो कि आर्थिक तौर पर समृद्ध हो चुके थे। प्रॉस्पेरिटी आप लोग जानते होंगे, समृद्ध हो चुके थे। द चेंजेस वेयर समव्हाट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अर्लियर फेज। काफ़ी अलग अलग चेंज हुए मिडिवल पीरियड के शुरुआती दिनों में, शुरुआती सालों में। चलिए, नंबर 1 बोल रहा है पॉइंट, सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल इज अवेलेबल एज कंपेयर टू द एंशिएंट पीरियड। यानी प्राचीन युग से हमें ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है मिडिवल पीरियड के बारे में, क्योंकि आप लोगों को मालूम है एंशिएंट पीरियड में ना कागज़ का आविष्कार हुआ था और ना ही लोगों को लिखना पढ़ना इतना आता था। सेकेंड पॉइंट है द राइज ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। मिडिवल पीरियड के दौरान ही भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई। थर्ड पॉइंट, द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर बाय बाबर इन 1526 AD। यानी कि 1526 में आप लोग मुगल साम्राज्य के बारे में जरूर सुने होंगे, जो बाबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बाबर के द्वारा शुरू किया गया था 1526 में, इसी मिडिवल पीरियड के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है द राइज ऑफ द मराठा एंड द सिख्स। मराठाओं और सिखों का भी उदय इसी काल में हुआ। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्टेड यूरोपियन कंट्री टू इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया। भारत काफ़ी समृद्ध था मिडिवल पीरियड के दौरान। आप लोगों को मालूम ही है, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। इसने क्या किया, यूरोपियन देशों को आकर्षित किया कि वो इंडिया के साथ व्यापार करें तथा रिलेशन बनाए, व्यापारिक रिलेशन। 6 पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ सेवरल प्रोविंशियल किंगडम इन ईस्टर्न एज वेल एज पेनिनसुलर इंडिया। कई सारे छोटे छोटे राज्य थे, वो आज़ाद हो चुके थे, जो पूर्वी राज्य थे, और साथ ही साथ पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीप भारत के भी। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स वो है जो कि महान लेखकों द्वारा पुस्तकों में लिखा हुआ है, जिसे हम पढ़ सकते हैं। काफ़ी मेन सोर्स है ये। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मिडिवल पीरियड आर लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। जो कि लिटरेचर है, उस समय का साहित्य है, और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। आर्कियोलॉजी आप लोग जानते हैं, जो जमीन खुदाई करके जो सामान प्राप्त होता है उसे कहते हैं। The literature of this period consists of religious work and commentaries based on Puran, Smriti, etc. The literature of this period consists of religious work। धार्मिक कार्यों के बारे में लिखा रहता था, एंड कॉमेंट्रीज, लोगों की टिप्पणी व्याख्या भी रहती थी, जो कि पुराण, स्मृति आदि है।
we get a lot of information about the social, economic, political and military condition of that period from non-religious work of medicine, astronomy, dramas, stories and other literature. बोल रहा है कि हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा उस समय के सेनाओं के बारे में कि मिलिट्री कैसी थी, जो कि नॉन रिलीजियस वर्क में आता है, जैसे कि मेडिसिन में काफ़ी काम हुआ उस समय, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान में ड्रामा लिखा गया, स्टोरीज कहानियाँ लिखी गई और अदर लिटरेचर यानी कि और भी कई सारे साहित्य थे. द ऑटोबायोग्राफीज, ऑर्डर ऑफ द रूलर्स एंड लेटर रिटन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड. यानी कि कई सारे राजाओं ने, कई सारे शासकों ने अपना ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा लिखी, जो हमें उस समय के लोगों की जिंदगी के बारे में जानने में काफ़ी मदद करती है. किस समय के? मिडिवल पीरियड, मध्यकालीन समय के. ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देख लेते हैं. पृथ्वीराज रासो रिटेन बाय चंद्र बरदाई throw light to the administration of life of the people in North India during the reign of पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान काफ़ी महान शासक थे. उनके जीवनी का नाम पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई द्वारा लिखा गया था, वो उनके शासन तथा उस समय के लोगों के जीवन के बारे में बताता है. लर्निंग फैक्ट पढ़ लेते हैं. Akbarnama is a biographical account of the life and reign of Akbar and great Mughal emperor in the 16th century. It was written by Abul Fazl. अकबरनामा, जो कि अकबर की जीवनी है. अकबर को आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी महान शासकों में से एक माना जाता है भारत के, जो कि 16वीं शताब्दी में थे. अकबरनामा को लिखा गया था अबुल फजल द्वारा. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके जीके में भी आता है ये कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप याद कर लेंगे अबुल फजल द्वारा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. मुस्लिम रूलर्स इनकरेज द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट. जो मुस्लिम शासक थे वो इतिहास लिखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते थे. मतलब वो चाहते थे कि हमारा इतिहास लिखा जाए. दे वेल नोन वर्क ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड आर तहकीक हिंद, अल बरूनी, आइन अकबरी, अबुल फजल etc which were written mainly in पर्शियन. तो उस समय के कुछ वेल नोन वर्क है, जैसे तहकीक हिंद, जो कि आप देख सकते हैं अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था, आइन अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, इत्यादि. विच वे आर रिटेन मेनली इन पर्शियन. इसे पर्शियन भाषा में लिखा गया है मुख्य रूप से. लर्निंग फैक्ट. द नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कीप ऑल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स इन आर्काइव्स. जो हमारे राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, वो इन रिकॉर्डों को, इन डॉक्यूमेंट को या फिर मनुस्क्रिप्ट हुआ हाथ से लिखा हुआ, जिसे हम लोग हस्तलिपि के नाम से जानते हैं, उन्हें आर्काइव्स यानी कि जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं वहाँ पे वो लोग संभाल कर रखते हैं. ओके, द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द पॉपुलैरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर विच इनकरेज द राइटिंग ऑफ रिकॉर्ड. मेन अचीवमेंट इस युग का ये था कि इस युग में कागज़ की खोज हुई, डेवलपमेंट हुआ, आविष्कार हुई, जिससे कि लोगों को लिखने के लिए प्रोत्साहन मिला और लोग लिखने लगे. काफ़ी लंबे समय तक कागज़ रहता है. पहले के लोग पत्तों पे लिखते थे, भोजपत्र पे लिखते थे, जो कुछ समय बाद नष्ट हो जाया करता था. लेकिन कागज़ के आविष्कार होने के बाद राइटिंग का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. रूलर्स, temples and monastery collected these manuscripts which are major source of information about that period. जो उस समय के शासक थे, मंदिरें थी,
और मोनेस्ट्री आश्रम थे वो इन हस्तलिपियों को, इन मनुस्क्रिप्ट को कलेक्ट करते थे, जो कि उस समय के इंफॉर्मेशन का एक मुख्य स्रोत है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ दैट पीरियड एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। उस समय का जो रिकॉर्ड है, जो लिखित लिटरेरी सोर्स है, वो अलग अलग भाषाओं में है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ, दे हैव अंडरगोन वेरियस चेंज इन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड मीनिंग्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड। समय के साथ उस समय के ग्रामर में काफ़ी अंतर आ चुका है, काफ़ी चेंज हुए, उस समय के वोकैबुलरी में काफ़ी चेंज हुए, और इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंट वर्ड, यानी शब्दों के मतलब में भी काफ़ी चेंज हुए। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ल्ड हिंदुस्तान इज रेफर्ड बाय, ये यहाँ खत्म है, मैं बताता हूँ इसके बारे में कि हिंदुस्तान को पहले के लोग समझते थे, हिंदुस्तान का मतलब है जहाँ पे हिंदू रहते हैं, हिंदू के रहने वाले स्थान को हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन समय के साथ लोगों को ज्ञात हुआ कि हिंदुस्तान का बस मतलब है भारत, इंडिया, और कुछ नहीं। ओके, लर्निंग फैक्ट देख लेते हैं। स्क्राइब्स वेयर हायर टू कॉपी मनुस्क्रिप्ट। स्क्राइब्स यानी लेखक, लेखक को पहले हायर किया जाता था। पहले आप लोग जानते हैं प्रिंटर मशीन तो थी नहीं कि कई सारे कॉपी कर लिया जाए, इसीलिए लेखकों को हायर किया जाता था ताकि वो जो हस्तलिपि है, हस्त से लिखा हुआ मनुस्क्रिप्ट है, उसे कॉपी किया जा सके, उसके और सारे कॉपी बनाए जा सके। ओके, ये आपका पार्ट 2 खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग पार्ट 1 देख चुके होंगे, नहीं देखे तो पहले उसे देखिए फिर आगे पढ़िए। पार्ट 3 जल्द ही अपलोड होगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।